अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के सरकार आने के बाद पिछले 7-8 सालों में भारत में जो पॉजिटिव तब्दीलियां आई हैं वो बेशुमार हैं। कॉलोनियल हैंगओवर से अब तक हम निकल नहीं पाए थे। बेसिक करेक्शंस जो कॉलोनियल पीरियड की अब तक चली आ रही थी वो नहीं हो रही थी और कभी कोशिश भी नहीं की गई। ऐसे में बड़ी स्लोली आप कह लें, लेकिन हो रही हैं तब्दीलियां। कई जगहों के नाम चेंज हुए, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, इस तरह बनारस को वाराणसी करा गया और चीज़ों के नाम चेंज हो रहे हैं। और जैसे अब रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग, किंग जॉर्ज का स्टैच्यू हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू लगाया गया। सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था भारत की नेवी के झंडे पे, उसको हटाया गया। उसकी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मोनोग्राम से इंस्पायर होकर किंग मोनोग्राम बनाया गया। राजपथ, किंग्स वे, ये किंग जॉर्ज के नाम पे बना था, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया। अब आप बताएं कि दिल्ली में राजपथ अब तक चला आ रहा था। अब कौन सा राज है भाई भारत में जिसके नाम पे अब तक आप चले आ रहे थे? लेकिन अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज से 3-4 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू बनाया। उस पर भी बड़ा शोर हुआ, ये हुआ वो हुआ। बाद में उसको भी लोगों ने अपनी तकरीरों में अप्रिशिएट करने लगे। इसी तरह अब ये नेताजी का जो स्टैच्यू लगाया गया है, कोई एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं है जो इस पर खुश ना हुआ। बाकी जो हैं लेफ्ट के और इधर के और उधर के, और उनसे तो आप कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन ये एक ऐसा काम हुआ है जिससे आपको एक कॉलोनियल हैंगओवर से निजात मिली है। अब तक ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि भारत में शुरू से अंग्रेज़ों के लोटे सरकारें बनाते रहे। भाई वो जो अंग्रेज़ औरतों की गोद में बैठे रहते थे 24 घंटे, जो अंग्रेज़ों के एजेंडे पे अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस को चलाते रहे, जो अंग्रेज़ों से डिक्टेशन लेके प्री 47 में फैसले करते रहे। बंटवारे में किसको नहीं पता कि गांधी जी और नेहरू की मर्जी शामिल थी। वरना कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो देश को काटने का फैसला करेगा और उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, उसमें पार्ट बनेगा। कोई सच्चा इंडियन कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन इन्होंने ये भी करके दिया। अब ये है कि क्यों, क्या, कैसे ये लोग आए, कांग्रेस की क्या राजनीति रही, ये आपको मेरे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी बताएंगे। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। लेकिन नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के। गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। अच्छा। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उठती हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है। इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता। इन्होंने खुल के बता दिया कि किस तरह पार्टी लीडरशिप
और भारत में प्राइम मिनिस्टरशिप इन लोगों ने हासिल की। ये वैसे ही है जैसे आज रणबीर कपूर, करीना कपूर, कपूर ख़ानदान को सिर्फ अपने डायनास्टिक उस पर चला रहे हैं। जिसको देखो, अर्जुन कपूर हुआ, अनन्या पांडे हुई, सबके बच्चे ऐसे रोल कर रहे हैं जैसे माँ बाप की जागीर हो। तो अब बॉलीवुड तबाह हो रहा है भाई। 450 करोड़ की फिल्म का जो हाल हुआ है, और इससे पहले जो दूसरी सारी फिल्में जो अब तबाह हो रही हैं, इसलिए कि बॉलीवुड में अब क्वालिटी की बात ही नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, यहाँ पे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं भारत से, और कल मैं उनसे मिलने गया था। पूरा अपना टीम लेके आए हैं यहाँ पे, 1 महीना इनकी शूटिंग चलेगी। तो मेरी उनसे कल बड़ी तफसील से बात हुई लंदन में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बैकवर्ड बॉलीवुड का आपको कोई इफेक्ट? बोला हमको क्यों पड़ेगा, हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं। हम प्योर सनातनी हैं, अपने धर्म को मलाइन कर ही नहीं सकते। और ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में गंदबाजी बहुत हो गई थी, और ये है कि अब ये होना ज़रूरी था। तबाह हो रहा है। यही चीज़ कांग्रेस में थी भाई। कांग्रेस में अव्वल तो गांधी, भाई ये गांधी है जिसकी कई औलादें हैं, फिरोज जहांगीर गांधी, जबरदस्ती के गांधी बनाए हुए। हम कराची में रहते थे, तो हमारी नानी का घर था ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी एक बिल्डिंग में। तो 3rd फ्लोर पे अब्बा उमर गांधी थे। अब्बा उमर मीन्स अबू बकर उमर। मेमनी में और गुजराती में आपको पता है नाम को शॉर्ट किया जाता है। और तो अब्बा उमर गांधी, अब वो गांधी तो नहीं हो गए ना। तो ये गांधी जबरदस्ती का लाया गया है। फिर फिरोज जहांगीर कौन सा सनातन है, मेरे को ये बता दो। आज ये सनातनी बने हुए हैं, और इनमें तो अब इतना मिक्सचर है कि फिरोज गांधी के बेटे ने क्रिश्चियन से शादी की, अब उस पारसी बाप का बेटा एक क्रिश्चियन से शादी करता है, उसके मिलाप से कौन सी सनातनी संतान पैदा हुई है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अब ये निकल पड़े हैं अपने भारत जोड़ो मुहिम पे। कंटेनर में बैठेंगे 150 दिन। अब भाई इमरान खान और इसमें कितनी सिमिलरिटी नजर आती है आपको? दोनों को अपनी जबान पे काबू नहीं, दोनों को पता नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, और एक ही किस्म की पॉलिटिक्स चला रहे हैं। इमरान खान ने भी कंटेनर की पॉलिटिक्स की थी 126 दिन, तो इसने कहा मैं 150 दिन की करूंगा। और मिलियंस ऑफ रुपीस के ये कंटेनर्स तैयार किए गए, और इसमें ये कह रहा है हम होटल में नहीं रुकेंगे। अबे होटल से ज़्यादा इस पर खर्चा होगा। एयर कंडीशन कंटेनर होंगे, अय्याशी के सारे सामान होंगे। और ये भारत जोड़ो, एक तरफ वो निकल पड़ा है बिहार वाला, वो सबको इकट्ठा कर रहा है, लेकिन साथ में कह भी रहा था कि अरविंद केजरीवाल तो अपनी पब्लिसिटी पे सारा ध्यान दे रहे हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल इज इक्वल टू बॉलीवुड डाउनफॉल। रीज़न सेम है, वही डायनास्टिक चीज़ें आ गई। आप क्वालिटी को आगे आने ही नहीं देते। और जो अच्छे लोग हैं, या जो कांग्रेस में, ये तो नहीं है कि सारे ही बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो अब तक गुमराह भी हैं कि भाई कांग्रेस भारत को आज़ाद कराने वाली पार्टी थी। देखिए ये मेरे मित्र हैं, मतलब पर्सनल दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं, और ये अपना बड़ा अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं। अहमद मुस्तफ़ा कांजू, ये भारत में भी काफ़ी टाइम रहे हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, एथेइस्ट हैं। ये कहते हैं कि मैं जब गांधी की समाधि पे गया
तो मैं भी मामू बना हुआ था, जैसे हम सब डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ के। लेकिन जब मुझे असल हकीकत का बाद में पता चला तो मुझे पता चला कि गांधी ने अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए और अपने आप को महात्मा बनाने के लिए भारत कुर्बान कर दिया। और वो कहते हैं कि बगैर गांधी के भारत मुख्तलिफ होता और एक मैस्कुलन यानी मर्दाना भारत होता, ताकतवर भारत होता अगर गांधी ना होता तो अगर गांधी और नेहरू खानदान ना होते तो भारत 47 में ऐसा आज़ाद ना होता जैसा हुआ है, और 47 के बाद ये सब ना होता। लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने आर्मी को चूज़ किया हुआ था अपने एजेंडे को फॉरवर्ड करने के लिए, वैसे यहाँ पे नेहरू खानदान था। और जैसे कि आपने अभी त्रिवेदी जी की बात सुनी कि किस तरह पहले नेहरू जी लाए गए, फिर इंदिरा जी लाई गई, फिर राजीव जी लाए गए, फिर मजबूरी में मनमोहन सिंह, उनके बैग पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी मज़े करते रहे। कई वीडियोस वायरल हैं ना जिसमें फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो मनमोहन सिंह दूर बैठते हैं, सोनिया गांधी उनके साथ बैठती हैं। ये मैनकाइंड मतलब डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा वाकया बता दें जिसमें फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई आया हो, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ना बैठे दूसरा बैठे। ये प्रोटोकॉल के टोटल खिलाफ है, लेकिन ये चीज़ें होती रही हैं। अब एक है अन्ना हजारे जी, वो भी एक महात्मा गांधी बने हुए हैं। जैसे महात्मा गांधी मोहनदास करमदास गांधी के नेहरू थे, ऐसे अन्ना हजारे के अरविंद केजरीवाल है। अब ये केजरीवाल को आप क्या कहेंगे, पता ही नहीं होता इसको कि बोलना क्या है और मैं बोल क्या रहा हूं, पता ही दिल्ली नहीं को होता आगे साहब। ले जाना चाहता हूं। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी, जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है। दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है। इसके यू टर्न्स, इसके ब्लंडर्स, क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता, इतने कैमरे में लगाऊंगा और बाद में कहता है मैंने तो बोला ही नहीं। ये मैं सब पहले लगा चुका हूं कई वीडियोस में। ये बिल्कुल ही एक मतलब स्कैम अगर कहें ना तो पिछले 10-15 सालों में भारत का सबसे बड़ा स्कैम इज अरविंद केजरीवाल। आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग भी भारत की राजधानी पे 2-2 टर्म के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। मुफ्त बांट रहे हैं, हर चीज मुफ्त बांटने की बात करते हैं और फिर मोदी जी के पास आके कहते हैं 50,000 करोड़ दो। दुनिया में कौन सा देश है भाई, ये अमेरिका, यूरोप, ये लोग आपसे ज्यादा अमीर हैं भाई। भारत का पर कैपिटा इनकम अगर 2200 है तो यहाँ का 47,000 है। हमें तो यहाँ पे कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, डबल भाव ले रहे हैं गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी के अलग लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं, एक एक चीज पैसे से मिलती है। जॉबलेस हैं, उसके अलग अलाउंसेस हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये क्या कि मैं 1000 रुपया पंजाब में ऐलान कर दिया, 1000 रुपया एक औरत का दूंगा हर महीने, यहाँ पे दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। ये कौन से देश में होता है? दुनिया में कहीं नहीं होता। सऊदी अरब में पेट्रोल मुफ्त मिलता है कि इतना निकलता है तो
भाई वेनेजुएला एक कंट्री है, उसमें एक कम्युनिस्ट आए थे ह्यूगो शावेज। ह्यूगो शावेज ने क्या किया कि वेनेजुएला में पेट्रोल बहुत था, इसने हर चीज़ फ्री कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, गैस फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, हर चीज़ फ्री कर दी। क्या हुआ नतीजा? ठीक है, वेनेजुएला के डाउनफॉल में अमेरिका की बड़ी बदमाशी थी, लेकिन आप भी जब फिर 2011 में पेट्रोल का भाव मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी और बिल्कुल ज़मीन पे लग गए भाव, तो फ्री देने वाले को फिर पहले आप अपनी इकोनॉमी को, अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग तो करें, और इसके बाद भी फ्री कुछ नहीं मिलता भाई। हम यहाँ पे महीने का 300 पाउंड सिर्फ कौंसल टैक्स देते हैं कचरा उठाने का, 300 पाउंड। मजे लगे हुए हैं भाई साहब, वो फ्री में बांट रहे हैं। तो और बोलते क्या हैं, खुद बैठ के सोचे ना कभी तो इनको हंसी आए। आप भी सुन लीजिए, ये कहता है कि मैं फॉरेन डेलीगेशन आए थे तो मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करूंगा, मैं क्यों इंग्लिश में बात करूं। फिर तमिलनाडु जाते हैं तो वहां पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मतलब आप इनकी हिपोक्रेसी देख के खुद शर्मा जाएंगे। देखिए, आज हमें हिंदी में बोलते हुए कई लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया, मैं बड़ा। इसीलिए मैंने तो ये ठाना है, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी अंग्रेजी के, अभी किसी एम्बेसी ने बुलाया था मेरे को, उनमें किसी को सामने जितने बैठे थे हिंदी नहीं आती थी। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को अंग्रेजी आती है बोलनी, लेकिन मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को गर्व है, मैं हिंदी भाषी हूं, मेरे को हिंदी भाषी होने में गर्व है। मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, अब ट्रांसलेटर अपने लिए रख लो। तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर बगल में बिठाया, उसने सारा ट्रांसलेट किया। हिंदी अपनी मातृभाषा पे तो गर्व होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने आजादी के वक्त एज इट इज पूरे के पूरे सिस्टम को अंग्रेजों से ले लिया। ऑल ऑफ अस वांट द कंट्री टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, but if 66% of our schools, of our children are getting rotten education in government schools, how can the country progress? We can make long speeches, we can make big speeches that we want the country to become a developed country, we want the country to become number one. But unless and until we start providing good education in government schools, as good as in private schools, I think the dream of becoming a developed country will always remain distant. और इनकी औकात क्या है? ये अभी नीतीश कुमार बिहार के जो निकले हैं, सबसे मिल रहे हैं महागठबंधन बनाने के लिए, बीजेपी मुक्त भारत के लिए। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो एक पब्लिसिटी पर अपने पैसे खर्च करता है बस, कहीं इसकी कोई इसको अच्छा लीडर नहीं मानता है, इसको एक संकी आदमी मानते हैं, जिसने अन्ना हजारे की आंदोलन के उसमें अपनी कश्ती चला ली और नेता बन गया। पूरी अन्ना हजारे की मूवमेंट को हाईजैक कर लिया इसने। अब भारत के लोग आइंदा कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको नतीजा पता है कि ऐसे लोग आ जाते हैं। फिर हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी औकात क्या है। उन्होंने अभी इंटरव्यू में बताया, ये सुनिए जरा आप। केजरीवाल जी एक म्यूनिसिपैलिटी का मेयर जैसा है, मैं एक स्टेट का सीएम। दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी ही है, पर देश की राजधानी भी है, देश का राजधानी है। इसीलिए पार्लियामेंट हाउस मोदी जी बना रहा है, नया पार्लियामेंट हाउस। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, मोदी जी एम्स बना रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक में देखा हूं बाहर से। अगर आज भी आप 2022 में भी आपका अगर हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड इन द नेशनल कैपिटल वो मोहल्ला क्लिनिक होता है, ये देश के लिए बहुत अपमान का बात होता है। आसाम के लिए हो सकता है, लेकिन इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो देश का 5th इकोनॉमी है,
उसमें अगर मोहल्ला क्लिनिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर हेल्थ केयर, देन आई एम सॉरी। तो अजीज दोस्तों, ये सारी कहानी है भारत के हवाले से। मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं, ऐसे में करेक्शन कर रहे हैं मोदी जी। बहुत सारा काम बाकी है। जब 1000 साल के इन्वेजन्स हों और इसके बाद एक बेकार सी लीडरशिप हो जो कि भारत को दबाने में लगी हुई हो, तो अब जाके चीज़ें करेक्ट होंगी। तो एक तो स्पीड इतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन करेक्शन बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र में हेट स्पीच, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म एजुकेशन, करेक्शन ऑफ सिलेबस एंड हिस्ट्री, वक्फ बोर्ड ख़त्म, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ रिलीजन एक्ट ख़त्म, सेक्युलरिज्म को करेक्ट करें, मदरसा ख़त्म करें, ये सब चीज़ें हैं। उसमें एक ज़रूरी चीज़ है हेट स्पीच। यहाँ पे दुबई में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ मैच के बाद 400 से करीब अफ़गानी गिरफ्तार किए दुबई की गवर्नमेंट ने। जुर्माने भारी, कुछ को जेल, सबको डिपोर्ट, फॉर एवर वीज़ा बैन यूएई का। यहाँ इंग्लैंड में लेस्टर में हिंदू मुसलमान झगड़े हुए, हेट स्पीच, पुलिस ने हेट स्पीच का नाम लेके कहा कि हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ हिंदुस्तान को। ये हेट स्पीच है। थर्ड कंट्री है ये, ना इंडिया है ना ये पाकिस्तान है। आप यहाँ पे हॉलोकास्ट के बारे में बात कर लें, यहूदियों के खिलाफ बात कर लें, हेट स्पीच, एंटीसेमिटिज्म, ये वो सब चीज़ें। भारत में जिसकी मर्जी है, देखो जावेद अख्तर और महेश भट्ट जैसे बदबूदार इंसान जिस तरह भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये किसी सही सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में होते तो ज़िंदगी भर के लिए जेल में जाते। इस वीडियो के एंड पे मैं अल जज़ीरा को इनका दिया गया 1.5 मिनट का एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद देखें और सोचें कि भारत में और कितनी ज़रूरी चीज़ें करने की हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय। Fascist? Of course, he is. I mean, fascists don't have horns on their heads. Fascist is thinking. And this thinking that we are better than others and whatever problems we have, it is because of these people. The moment you hate people in wholesale, you are a fascist. Muslims around the world are looking at India and saying, what is going on here in terms of Islamophobia, anti-Muslim bigotry, anti-Muslim hate, especially when you look at, for example, the situation in Kashmir? Well, I think Islamophobia, the winds of Islamophobia blew through the world after 9/11. And I think the phobia here is manufactured because I don't think that the average Indian is so frightened of a Muslim. I mean, that kind of a fear has been crafted, been structured, day in and day out. Media person go out there, the pliable channels are working around the clock to create the other. They need the other to stay in power, and to hate the Muslim is the lifeline of the BJP. Let's not mince our words.